हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी डील्स विद वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। इट comprises of plant nutrition, respiration, photosynthesis, seed germination, transpiration, and many other processes. Some of these are discussed below. जैसे कि प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन प्लांट्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ये तो जाहिर सी बात है ना। रेस्पिरेशन में होता ही क्या है, जो भी फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के दौरान जो होता है, जो उसके अंदर एनर्जी है उस केमिकल फॉर्म में, ऑक्सीडेशन के माध्यम से प्लांट को एनर्जी फूड से इंटेक्ट करते हैं और उसी एनर्जी से मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट का चलते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके का प्लांट्स होता है यहाँ पर। एक होता है हेटेरोट्रॉपिक, एक होता है इंसेक्टिवोरस। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हेटेरोट्रॉपिक यानी दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन इट फ्रॉम अदर्स। अदर्स इसलिए हेटेरो, है ना। ऑटोट्रोपिक हो जाता है जो खुद खुद का फूड खुद बनाते हैं। तो हेटेरोट्रोपिक यानी दूसरे से फूड कलेक्शन कर, जैसे हम लोग क्या हेटेरोट्रोपिक है, हम प्लांट के ऊपर मतलब डिपेंडेंट है खाने के लिए। तो ये हो जाता है। तो heterotrophic plants do not make their own food and obtain food from others. So there are four types. कोई हो सकता है पैरासाइट, कोई हो सकता है सेप्रोफाइट, कोई हो सकता है इंसेक्टिवोरस, कोई हो सकता है कॉमेंसल्स। पैरासाइट यानी दूसरे के ऊपर, दूसरे को होस्ट बना के, दूसरा कोई प्लांट को होस्ट बना के उसी से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। सेप्रोफाइट यानी सड़ा हुआ चीज से न्यूट्रिशन लेते हैं। कॉमेंसल मतलब क्या होता है, कॉमेंसलिज्म का मतलब हो जाता है एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है। फिर इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली ऑटोट्रोप्स एंड पार्शियली हेटेरोट्रोप्स। जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो बिल्कुल उनको फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। तुम वेनस फ्लाईटाइप वगैरह देखे होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो भी है, तो उनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो वो कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब वो पूरा हेटेरोट्रॉप है ना। पार्शियल हेटेरोट्रॉप, पार्शियल हेटेरोट्रॉप। In the presence of chlorophyll, insectivorous plants make their own food, but they feed on insects to fulfill their nitrogen requirement. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये सब जो है ये एग्जाम्पल हो जाता है इंसेक्टिवरस प्लांट्स का। जैसे हो जाता है अट्रिकुलेरिया, है ना। अट्रिकुलेरिया हो जाएगा, आपका नेपेंथेस हो जाएगा, ड्रोसेरा भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इंसेक्ट को फीड करते हैं, उसके माध्यम से इनको नाइट्रोजन का सप्लाई मिलता है। जैसे कि आर्टिकुलरिया, जैसे कि नेपेंथिस, जैसे कि ड्रोसेरा। ट्रांसपीरेशन क्या चीज है, प्लांट्स यूटिलाइज ओनली 5 to 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय देम। रेस्ट 90 to 95% ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। 5 और 10% ही जो है ये यूज कर पाते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या चीज है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना। दिस इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। लेकिन इसमें रेस्पिरेशन में
में अगर रेस्पिरेशन के अंदर फर्मेंटेशन भी आते हैं, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, या तो ऑक्सीजन एब्सेंस एनारोबिक कंडीशन में भी फर्मेंटेशन हो सकता है। तो देखो, considerable amount of energy is called respiration. This energy is stored in the form of ATP. बिल्कुल। Photosynthesis, it is a biochemical process of food production in green plants. It is in this process the plants, in the presence of sunlight, manufacture carbohydrate in the chlorophyll containing cells यानी क्लोरोप्लास्ट, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट जो है सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना, इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल यानी क्लोरोप्लास्ट में, है ना। और इसके लिए ये CO2 का इस्तेमाल करते हैं, CO2 से ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड H2 फ्रॉम द सॉइल, है ना। ये देखो, ये रिएक्शन देखो, 6CO2 प्लस 12H2 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, सनलाइट क्लोरोफिल। तो यहाँ पर देख रहे हो 6CO2 प्लस 12H2 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, है ना, सनलाइट क्लोरोफिल। तो यहाँ पर देखो, ये जो 6H12O6 ग्लूकोज बनने के लिए इसका जरूरत हो रहा है, CO2 का जरूरत हो रहा है और पानी का जरूरत हो रहा है। तो ये जो CO2 है, ये कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा। ये पानी कहाँ से आएगा, पानी रूट के माध्यम से पौधा एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। ऑक्सीजन रिलीज एज को प्रोडक्ट इन द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। 90% of the total photosynthesis on Earth is carried out by algae in fresh water and oceans. समझ रहे हो, 90% of total photosynthesis, rest of the 10% is by terrestrial plants. सोचो भाई साहब, 90% जो है carried out by algae in fresh water and ocean, है ना। रॉबर्ट हिल साहब ने proved that oxygen releasing during photosynthesis is the product is produced from H2O. अब ये जो 6O2 है, देखो दिखाता हूँ तुमको, यही तो हम लोग को मिलता है, ये 6O2 जो है, यही तो हम लोग को मिलता है, जो हम जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है, O2 CO2 से आ रहा है कि पानी से आ रहा है, आ रहा है पानी से। ये डिस्कवर कौन किया था, हिल साहब ने किया था, हिल साहब, रॉबर्ट हिल ने किया था, ठीक है, सॉरी रोबिन हिल ने किया था, रोबिन हिल ने किया था। तो इन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम H2O। चलो, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन। ये तीन जो है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स देखने को मिलता है यहाँ पर। क्या क्या लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स कौन कौन हो जाता है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन, ठीक है, याद रहेगा। लाइट सेंसिटिव पिगमेंट तुमको पूछने के लिए, तुमको पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, क्लोरोफिल बता दोगे, कैरोटीनॉइड बता देना, फाइकोबिलिन भी बता देना जी। देयर आर टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, है ना। अच्छा, आरयूबीपी एंजाइम्स यानी रियूबिस्को इज रिक्वायर्ड इन CO2 फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के माध्यम से CO2 का फिक्सेशन होता है, और उसी टाइम क्या होता है, रियूबिस्को का जरूरत हो जाता है, ये एक एंजाइम होते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर याद रखना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन देखने को मिलता है, और डार्क रिएक्शन जो है उसी में CO2 का फिक्सेशन होता है, और इसी दौरान रूबिस को इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग आएंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द डायनामिक, है ना, irreversible, permanent increase in size of an organ, its parts or even an individual cell। एक सेल का भी ग्रोथ हो सकता है, एक प्लांट पार्ट का ग्रोथ हो सकता है, एक प्लांट ऑर्गन का ग्रोथ हो सकता है ना। लेकिन ये परमानेंट इंक्रीज होगा, इरिवर्सिबल होगा, है ना। और ग्रोथ जो होगा एक डायनामिक प्रोसेस होगा, मतलब ये धीरे धीरे होता रहता है, ये नहीं कि एक टाइम में हो गया बंद हो गया,
ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज यूनिक एज दे रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इसी को तो हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं, है ना। प्लांट का ग्रोथ इसलिए यूनिक हो जाता है क्योंकि रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ए डिवाइस मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स वाज इन्वेंटेड बाय जेसी बोस। ही इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ टू मेजर प्लांट ग्रोथ व्हिच इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। क्रेस्कोग्राफ जो होता है, ये प्लांट ग्रोथ को मेजर कर देते हैं और ये हो जाता है एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जियोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। Phototropism, growth of plant in response to sunlight. The light reaction consists of two photosystem, photosystem 1, photosystem 2. Plants adapted to arid condition जैसे कि cactus, है ना, CO2 fixation happens by CAM cycle। उन्हीं सब प्लांट में जो कि एरिड कंडीशन में है जैसे कि कैक्टस, उनमें CO2 फिक्सेशन होते हैं केम साइकिल के माध्यम से। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हमारे लिए प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे। किसी का कोई दिक्कत? चलो, तो हम प्लांट फिजियोलॉजी एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे थे तब हम लोग जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हेटेरोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। हेटेरोट्रॉपिज्म में पैरासाइटिज्म देखने को मिलता है, सेप्रोफाइटिज्म देखने को मिलता है, कॉमेंसलिज्म देखने को मिलता है, इंसेक्टिवोरस भी देखने को मिलता है ना। तो इसमें हेटेरोट्रॉपिज्म में क्या होते हैं? डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन इट फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसी में चार टाइप देखने को मिल जाते हैं। एक तो पैरासाइट हो जाता है, इंसेक्टिवोरस हो जाता है, सेप्रोफाइट हो जाते हैं, कॉमेंसल्स हो जाते हैं। और इंसेक्टिवोरस जो होते हैं ये पार्टली ऑटोट्रॉप होते हैं, पार्टली हेटेरोट्रॉप होते हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाता है आर्टिकुलरिया, ड्रॉसेरा, और क्या हो जाता है? नेपेंथेस। ठीक है, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं। ठीक है भाई, ये देखो ध्यान दो, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दिन में होते हैं, लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं? ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन को पूरी करने के लिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेपेंथेस, ड्रोसेरा, आर्टिकुलरिया। आर्टिकुलरिया, नेपेंथेस, ड्रोसेरा। अब हम लोग ट्रांसपिरेशन में देखें कि 5 से 10% जो है वही प्लांट यूटिलाइज करते हैं। 90 से 95% तो लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कितना? 90 से 95%, है ना। 90 to 95%, 5 से 10% यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा। फिर हम लोग रेस्पिरेशन देखें, इसके माध्यम से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस देखें, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, है ना। CO2 और H2O मिलके 6H12 वो 6CO2 बनाते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जरूरत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से आते हैं, पानी जो है पौधा जो है मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, और इसी पानी से ही ऑक्सीजन बनता है, ये प्रूव करके दिखाया था रोबिन हिल साहब ने। ठीक है, कितना याद होगा? और एक बात हम लोग क्या पढ़े थे कि 90% जो है फोटोसिंथेसिस एल्गी करते हैं फ्रेश वाटर में और ओशन में, 10% टेरेस्ट्रियल प्लांट करते हैं। रोबिन हिल वाला तो बता ही दिया। तो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे लाइट सेंसिटिव
अगर पूछेगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन। ठीक है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट हो जाएगा क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन। अच्छा, और हम लोग क्या देखें, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है उसी में CO2 से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होते हैं और इसमें हेल्प करते हैं रीयूवीज को एंजाइम, है ना। देयर इज टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। RUB एंजाइम रूबिस्को इज रिक्वायर्ड इन CO2 फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन। ठीक है ना, डार्क रिएक्शन में जो CO2 फिक्सेशन होते हैं उसमें रूबीज को हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या देखें, ग्रोथ जो होता है डायनेमिक होता है, इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट इंक्रीज होते हैं, है ना। ये ऑर्गन का हो सकता है, कोई पार्ट का हो सकता है, कोई इंडिविजुअल सेल का हो सकता है ना। और प्लांट ग्रोथ एक ऐसी यूनिक चीज है अ, जिसमें क्या होते हैं, इनका अनलिमिटेड ग्रोथ होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। और डिवाइस फॉर मेजरिंग प्लांट ग्रोथ इन्वेंटेड बाय जेसी बोस, दैट इज क्रिस्कोग्राफ। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म पता चल गया तुम लोग को। अच्छा, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 देखने को मिल सकता है। और प्लांट जो कि एरिड कंडीशन में होता है जैसे कि कैक्टस, इनमें CO2 फिक्सेशन होते हैं बाय मींस ऑफ कैम साइकिल। CO2 फिक्सेशन हैपेंस बाय मींस ऑफ कैम साइकिल। अब हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। चल मेरे भाई, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव microorganisms, their parts, their process और the manufacture of useful और commercial substances, है ना। तो बायो टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे जिसके माध्यम से क्या करेंगे, हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या तो उसका पार्ट यूज करेंगे और कोई प्रोसेस यूज करेंगे ताकि हम कुछ यूजफुल कमर्शियल सब्सटेंस बना पाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, हम लोग कई तरह का मेडिसिन बनाते हैं, है ना। तो देखो ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या बोल रहा है, सम ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर बिलो, जैसे कि BT कॉटन, इट वाज डेवलप्ड टू रिड्यूस हेवी रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड। बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis naturally produced a chemical harmful only to small fraction of insects, है ना। एक केमिकल रिलीज करते हैं बेसिलस thuringiensis जो कि हार्मफुल होते हैं ओनली टू ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। ऐसे ही ब्रिटिश ब्रिंजल का शुरू हुआ जिसमें ट्रांसजेनिक ब्रिंजल क्रिएटेड बाय crystal putting gene cry1 AC from the soil bacterium Bacillus thuringiensis into the genome of various brinjal varieties। फिर गोल्डन राइस देखने को मिला, इट इज a variety of rice or rice sativa produced through genetic engineering to biosynthesis beta carotene। और ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रिकर्सर होता है प्रोविटामिन ए का, और प्रोविटामिन ए से बनेगा विटामिन ए इन द एडिबल पार्ट्स ऑफ राइस। फिर फ्लेवर्स ऑफ टोमेटो देखने को मिलता है जिसका जो चमड़ी होता है वो मोटी मोटी होते हैं, सड़ता नहीं है जल्दी से। बाय द यूज ऑफ एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी टोमेटो इज केप्ट फ्रेश फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और ये फ्लेवर्स ऑफ टोमेटोज में एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अच्छा, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है। चलो, अब डेयरी प्रोडक्ट में हम लोग आएंगे। इन चीज मैन्युफैक्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेंट इन बोथ सावरिंग एंड राइपनिंग प्रोसेस। जब हम चीज बनाते हैं चीज, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी जरूरत हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ताकि हम सावरिंग कर पाए, ताकि हम राइपनिंग कर पाए। सेमी सॉफ्ट ब्लू रॉकफोर्ट चीज ऑफ फ्रांस इज प्रोड्यूस यूजिंग मोल्ड पेनिसिलियम रॉक 40, पेनिसिलियम रॉक 40
इसके माध्यम से हम लोग क्या बनाते हैं? भाई साहब, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो है इसी से क्या बनते हैं? सेमी सॉफ्ट ब्लू रॉकफोर्ट चीज, ये जो फ्रांस में बड़ा प्रसिद्ध है भाई। कहाँ पर प्रसिद्ध है? फ्रांस में प्रसिद्ध है। सेमी सेमी सॉफ्ट ब्लू रॉकफोर्ट चीज फ्रांस में देखने को मिलता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से। योगर्ट is made by fermenting whole milk with a mixture of Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus lactis, Streptococcus thermophilus। टेम्परेचर होना चाहिए 40 से 46। जो हम योगर्ट बनाते हैं घर में, है ना, इसमें मिल्क को फर्मेंटेशन किया जाता है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? लेक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, लेक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोक्कस, स्ट्रेप्टोकोक्कस लेक्टिस, स्ट्रेप्टोकोक्कस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोक्कस थर्मोफिलस। टेम्परेचर 40 से 46। अब चलो, बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। मोनोक्लोनल यानी सिंगल टाइप एंटीबॉडीज आर मेड आउटसाइड द बॉडी बाय द हाइब्रिड सेल कल्चर्स नोन एज हाइब्रिडोमास। क्योंकि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं आजकल, जो कि सिंगल टाइप मोनोक्लोनल मतलब है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी सिंगल टाइप एंटीबॉडीज आर मेड आउटसाइड द बॉडी बाय हाइब्रिड सेल कल्चर नोन एज हाइब्रिडोमास। ठीक है, इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमास। इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिडोमा बोल लो चाहे हाइब्रिड सेल कल्चर बोल लो। जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय रिप्लेसिंग, अल्टरनेटिंग और सप्लीमेंटिंग ए जीन whose absence or abnormality is responsible for the disease। उसका कोई भी पर्टिकुलर जीन है वो एब्सेंट रहेगा, उसका एबनॉर्मलिटी रहेगा तो डिजीज हो जाएगा। तो उसको सप्लीमेंट करना, उसको अल्टर करना, उसको रिप्लेस करना, जीन थेरेपी हम लोग करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूम्यूलिन कह लो, इज द फास्ट जेनेटिकली इंजीनियर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय एली लिली एंड कंपनी 1982। ठीक है, दिक्कत ये हो जाता है ह्यूमन इंसुलिन या तो ह्यूम्यूलिन कह लो। ये फास्ट जेनेटिकली इंजीनियर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एली लिली एंड कंपनी 1982 में बनाया था। फिर देखो सेम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टेम सेल्स आर डिफरेंट अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशल सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल हम किसको कहेंगे? अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल जो कि स्पेशल सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। दे कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल, और ये डिवाइड भी कर सकता है ताकि मोर स्टेम सेल प्रोड्यूस किया जाए। इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड ऑर्गन एंड टिश्यू रिजेनरेशन, है ना, तो फिर भाई इससे हम ऑर्गन टिश्यू जनरेट कर सकते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन लिवर वाज डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स इन जापान 2013। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है भाई? ये सब एक आधा पूछ सकते हैं तुम्हारा स्ट्रेटेजी के में, है ना। फर्स्ट ह्यूमन लिवर जो है स्टेम सेल से डेवलप किया गया जापान में 2013 में। अब हम लोग एग्रीकल्चर में आ जाएंगे भाई। Green Revolution referred to a series of research, development, and technology transfer initiative occurring between 1940s and the late 1970s that increased agriculture production worldwide. Actually, 1966 को माना जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। Composting refers to the process in which waste materials like livestock extracted वगैरह cow dung, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weed, etc. are decomposed in pits। ठीक है, परेशानी
अब हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखने के बाद हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन, है कि नहीं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। चलो, तो भाई साहब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी देख रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो जाता है टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर पार्ट्स, प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल कमर्शियल सब्सटेंसेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। और इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस का यूज करते हैं। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो है ए नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट में बीटी कॉटन देखें, बीटी ब्रिंजल देखें, गोल्डन राइस देखें, फ्लेवर सर्व देखें। फ्लेवर सर्व में एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। फिर हम लोग देखें डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में एक इम्पोर्टेंट ये देखें, डेयरी प्रोडक्ट में इम्पोर्टेंट ये देखें कि एक पेनिसिलम रॉकफोर्टी आता है। इसी से बनता है ब्लू सेमी सॉफ्ट रॉकफोर्ट चीज, फ्रांस में जो बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम भी इंडियन लोग भी घर में योगर्ट बनाते हैं, तो उसमें जो समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरत हो जाता है। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। और 40 से 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहना जरूरी हो जाता है। ठीक है भाई। हाँ, चीज मैन्युफैक्चर जो हम करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट बोथ सावरिंग एंड राइपनिंग प्रोसेस, है ना। चीज मैन्युफैक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट हो जाता है बोथ इन सावरिंग एंड राइपनिंग प्रोसेस। चलो, फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ देखें, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करके, है ना। मोनोक्लोनल सिंगल टाइप एंटीबॉडीज आर मेड आउटसाइड द बॉडी बाय हाइब्रिड सेल कल्चर नोन एज हाइब्रिडोमा। तो तुमको पूछेगा क्वेश्चन, कैसे पता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मेड बाय, ऑप्शन में होगा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो उसमें टिक लगाना होगा। जीन थेरेपी तो समझ ही रहे हो, कोई जीन है तो उसको रिप्लेस कर दो, अल्टर कर दो, सप्लीमेंटिंग जीन, है ना। तो कोई जीन को सप्लीमेंटेशन करना है तो हम कर सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमुलिन भी कहते हैं, फास्ट जेनेटिकली इंजीनियर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये इली लिली कंपनी बनाया था 1982 में। ठीक है, याद हो जाएगा। कौन बनाया था भाई? एली लिली कंपनी ने बनाया था 1982 में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, हाइब्रिडोमा। चीज के जो है सवारी राइपनिंग प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? चीज मैन्युफैक्चर माइक्रोऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट बोथ इन सावरिंग एंड राइपनिंग प्रोसेस। सेमी सॉफ्ट रॉकफोर्ड चीज, सेमी सॉफ्ट ब्लू रॉकफोर्ड चीज फ्रांस में, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। योगर्ट, fermenting whole milk using lactobacillus bulgaricus, streptococcus lactis, streptococcus thermophilus। टेम्परेचर 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। जीन थेरापी, ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमुलिन सबसे पहला फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। एली लिली कंपनी बनाया था 1982 में। फिर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल होता है, जो कि स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो सकता है। और ये खुद रेप्लिकेट भी करते हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग लीवर बनाए थे जापान में 2013 में, है ना। दे कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स। एप्लीकेशन इंक्लूड organ and tissue regeneration. First human liver, first human liver was developed from stem cells in Japan to 2013, जापान में 2013 में। फिर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में देखें। फादर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं एम एस स्वामीनाथन।
फिर कंपोस्टिंग के बारे में देखें, जिसमें वेस्ट वगैरह जो भी है, सीवेज, स्ट्रॉ, इरेडिकेट वीड एटसेट्रा, कंपोजिंग पीट्स। फिर देखो बायोडाइवर्सिटी में आ जाएंगे हम लोग। It refers to the variety and variability of living organisms in the earth. Biodiversity can be conserved by protecting its whole ecosystem. Biodiversity can be conserved by protecting its whole ecosystem. There are two basic approaches for biodiversity conservation. कैसे? एक हो जाता है in situ conservation, that is on the site conservation. It includes biodiversity hotspots, protected areas, है ना? कोई कोई भी एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर दिया इन सिटू। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है हो सकता है, जैसे कि साइबेरियन इबेक्स आर लार्ज एंड हेवी बिल्ट गोड्स प्रोटेक्टेड इन their नेटिव प्लेस, है ना? गोड होते हैं साइबेरियन आइबेक्स, ये बहुत बड़े बड़े गोड्स देखने को मिलता है, लार्ज हेवी बिल्ड गोड्स, है ना? ये अपना नेटिव प्लेस में प्रोटेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं आइबेक्स, साइबेरियन आइबेक्स। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हो जाता है, especially dedicated areas for protection and maintenance of ecologically unique and biodiversity rich regions. It includes national parks, it includes wildlife sanctuaries, it includes biodiversity reserves, sacred groves, रामसर साइट्स, है ना? मतलब क्या है, जिनको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं भाई, है ना? तो देखो तुम जितना भी जानते हो सारा कुछ इसी में आ जाएगा। नेशनल पार्क से लेकर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रूव्स, यहाँ तक रामसर साइड तक। फॉर एग्जाम्पल डिब्रू सैखोवा, नामेरी एंड ओरांग नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ असम, आसाम, है ना? तो ये सब कुछ नेशनल पार्क का एग्जाम्पल हो जाता है ना? डिब्रू सैखोवा, नामेरी, ओरांग, ये सब नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है आसाम में। डिब्रू सैखोवा, ठीक है, ओरांग और नामेरी, है ना? एक्सिटू में क्या हो जाता है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द थ्रेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन स्पेशल केयर यूनिट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। इट इंक्लूड्स क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। देखो ये इससे तुमको क्वेश्चन बनेगा, शायद कहीं पूछा भी गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया था कहीं पे। पूछेगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बताओ, इन सिटू है कि एक्सिटू है? बिल्कुल एक्सिटू है, ध्यान देना। साइबेरियन आइबेक्स इज ए लार्ज हेवीली बिल्ड गोट, हाँ भाई ये तो हम लोग देखे हैं, तो इतना याद रहेगा क्या? तो तो ये जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह है, प्रोटेक्टेड एरिया, ये सब इन सिटू है। कोई भी एरिया में हम लोग को ज़्यादा नेचुरल डाइवर्सिटी मिल रहा है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना? एरियाज फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रीजियंस, इसी के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब कुछ, सेक्रेड ग्रूव्स, रामसर साइट तक इसी काम के लिए है। जैसे कि डिब्रू सीखर, नामेरी और औरंग आसाम में देखने को मिला। याद रहेगा क्या? चलो बढ़िया, फिर तो इवोल्यूशन भी देखेंगे हम लोग। लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना? 3.5 बिलियन, जब लाइफ का शुरुआत हुआ था। क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, creation of organisms by gradual changes from lower category to higher category, that is organic evolution. तो आफ्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ कई सारे थ्योरीज दिया गया ताकि हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझ सके। लेमार्क, है ना, बैप्टिस्ट लेमार्क साहब ने 1809 में लेमार्किज्म दिया। क्या बोला? ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन कैरेक्टर्स दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है? लेमार्किज्म को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना? पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम टू इट्स ऑफस्प्रिंग।
It is also known as heritability of acquired characteristics. Lamarck theory of evolution was published in Philosophia Zoologique. ठीक है, कहाँ पर पब्लिश हुआ था? Philosophia Zoologique. Wise men give evidence against Lamarckism. Wise men है ना, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वाइज मैन का जार्मलिज्म थ्योरी बहुत फेमस है, ठीक है ना, इन्होंने लेमार्किज्म का विरोध किया था। फिर डार्विनिज्म आ जाता है 1859 में, इसमें आ जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, और कहाँ पब्लिश किया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये पब्लिश किया, ठीक है। तो म्यूटेशन थियरी हुगो डॉ व्रीस प्रपोज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन व्हाइल वर्किंग ऑन ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट, ठीक है। इन्होंने जब ओइनोथेरा लेमार्कियाना में काम कर रहे थे तब म्यूटेशन के बारे में बताया। म्यूटेशंस आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, है ना। देखो म्यूटेशन क्या होता है, और अगर तुमको पूछे कि व्हाट इज म्यूटेशन, तो तुम बोलना कि सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, सडन इनहेरिटेबल चेंज। तो म्यूटेशन जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ठीक है। म्यूटेशंस आर ड्यू टू सडन चेंज इन क्रोमोसोम्स जीन्स डीएनए, दे मे बी इनहेरिटेड मे नॉट। हालांकि ज्यादातर म्यूटेशन का तभी माना जाएगा जब इनहेरिट होगा। चलो बढ़िया, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। द फॉसिल एविडेंस क्लियरली इंडिकेट्स द ओरिजिन ऑफ मैन ओकर्ड इन सेंट्रल एशिया, चाइना, जावा, इंडिया, सिवालिक हिल्स। तो फॉसिल एविडेंस तुम देखोगे तुमको समझ में आएगा कि ह्यूमन का ओरिजिन जो हुआ था एशिया, चाइना, है ना, जावा, इंडिया, इसी रीजन में हुआ था, शिवालिक रीजन, है ना, शिवालिक हिल्स वगैरह। द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मेन वाज ड्रायोपिथेकस, है ना, और होमो नलेडी वाज डिस्क्राइब्ड इन सितंबर 2015। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड टू द जेनस होमो, ठीक है। तो एप और मेन का कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा कौन? ड्रायोपिथेकस, जिसको हम बोल सकते हैं होमो नालेडी, होमो नालेडी, ठीक है। इसको जेनस होमो में रखा गया। चलो, इट इज मोस्ट रिसेंट लिंक इन ह्यूमन, it is the most recent link in human Homo sapiens evolution. It was discovered in Gauteng province of South Africa in chamber of rising star cave system, cradle of humankind, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स और मेन का ये ड्रायोपिथेकस होमो नलेडी देखने को मिलता है, और ये हो जाता है मोस्ट रिसेंट लिंक इन ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना। इट वाज डिस्कवर्ड इन गोटेंग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। ये डिस्कवर कहाँ हुआ था? गोटेंग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका इन चेम्बर ऑफ द राइजिंग स्टार केव सिस्टम, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, साउथ अफ्रीका, ठीक है। चेम्बर ऑफ द राइजिंग स्टार केव सिस्टम, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, साउथ अफ्रीका। चलो, इतना हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टेबल भी देखने वाले हैं, ठीक है भाई, कोनो परेशानी? तो बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखे थे। बायोडाइवर्सिटी में क्या देखे थे भाई? देखे थे वेराइटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल देंगे। बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व बाय प्रोटेक्टिंग इट्स होल इकोसिस्टम, है ना। एक हो जाता है इन सिटू, है ना, मतलब ऑन द साइड कंजर्वेशन, इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आ जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया आ जाएगा, है ना। जैसे कि साइबेरियन आइबेक्स जो गोट है, इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं नेटिव प्लेस में। साइबेरियन आइबेक्स आर लार्ज हेवी बिल गोट्स प्रोटेक्टेड इन देयर नेटिव प्लेस, है ना। इनका जो संरक्षण किया गया ये इन सिटू कंजर्वेशन में किया गया, इनका नेटिव प्लेस में किया गया। प्रोटेक्टेड एरियाज दीज आर
स्पेशली डेडिकेटेड एरियाज फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। इसमें नेशनल पार्क आता है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है ना। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सक्रेड ग्रुव्स, रामसर साइट तक, सेक्रेड ग्रुव्स भी रामसर साइट तक, जैसे कि डिब्रू सिखोवा, नामेरी, उरांव, ये सब हम लोग नेशनल पार्क देखने को मिलता है स्टेट ऑफ द असम। एक से टू में क्या होगा, इन्वॉल्व द प्लेसिंग ऑफ थ्रेटेड एनिमल्स एंड पेट्स इन स्पेशल केयर यूनिट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन, सिक बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी एक से टू में आ जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान देना, ये एग्जाम में आते हैं कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क किस में आ जाएगा भाई, ये एक से टू में आ जाएगा। और साइबेरियन आइबेक्स जो लार्ज हेविली गोट, इसके लिए हम लोग क्या किए थे, इसका नेटिव प्लेस में किए थे, है ना। साइबेरियन आइबेक्स जो कि हेविली लार्ज बिल्ड गोट है, इसको हम इसका नेटिव प्लेस में किए थे, यानी ये इन सिटू में आ जाएगा। चलो, फिर इवोल्यूशन हम पढ़ रहे थे, हम लोग देखे थे कि लाइफ का ओरिजिन हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में देखने को मिला। फिर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हम देख रहे थे। आफ्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या क्या, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो इवोल्यूशन तुम देखोगे तो दो थ्योरी देखने को मिलेगा। एक 1809 वाली लेमार्किज्म, एक 1859 वाली डार्विनिज्म, ठीक है। लेमार्किज्म 1809, बैप्टिस्ट लेमार्क, आइडिया दैट organism can pass on characteristics that is acquired during its lifetime to its offspring। इसको हम बोल सकते हैं हेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको पब्लिश कहाँ पर हुआ था, फिलोसोफिया जूलॉजी, है ना। पब्लिश इन द फिलोसोफिया जूलॉजी, वाइजमैन ने इसके खिलाफ बोला था। डार्विनिज्म 1859, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और थ्योरी पब्लिश हुआ था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। फिर म्यूटेशन थ्योरी आते हैं, हुगो डॉ ब्रिज proposed the theory of mutation while working on Oenothera lamarckiana plant। तो डॉब्रिज ने म्यूटेशन थियरी दिया था कब, जब वो ओइनोथेरिया लेमार्कियाना प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे। ह्यूगो डॉब्रिज म्यूटेशन थियरी, ओइनोथेरिया लेमार्कियाना प्लांट। और म्यूटेशन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हो जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन सडन चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम जीनो डीएनए में। ये हेरिटेबल भी हो सकता है, नॉन हेरिटेबल भी हो सकता है। ह्यूमन रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। एप्स और ह्यूमन का तुम कह लो, इसका ड्रायोपिथेकस हो जाते हैं कॉमन एंसेस्टर, और इसको हम होमो निडाल निलाडी भी बोलते हैं, है ना। और ह्यूमन का एवोल्यूशन तुम देखोगे तो फॉसिल्स एविडेंस क्लियरली इंडिकेट दैट ओरिजिन ऑफ मैन occurred in सेंट्रल एशिया, चाइना, जावा, इंडिया सिवालिक हिल्स, इंडिया सिवालिक हिल्स। कॉमन एंसेस्टर एप्स ऑफ मैन में क्या है, ड्रायोपिथेकस, होमो नालेदी, है ना, होमो नालेदी, ठीक है ना। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड टू जेनस होमो, it has been designated to the genus homo। It is the most recent link, it is the most recent link in human and homo sapiens evolution। It was discovered in Gauteng province of South Africa, Gauteng province of South Africa, in the chamber of the rising star cave system। South Africa में chamber of the rising star cave system, cradle of humankind South Africa, cradle of humankind South Africa, ठीक है। कहाँ पर भाई साहब, साउथ अफ्रीका में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टेबल्स। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देंगे। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, राधे राधे।